हेलो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं इसका नाम है समास। समास जो है वो दो या दो से अधिक पदों को आपस में मिल करके एक संक्षिप्त रूप में एक शब्द के रूप में उसका बनना समास कहलाता है। और समास के इन शब्दों को या इन पदों को आपस में अलग करना या पदों को या मिले हुए पदों को आपस में अलग करना समास विग्रह कहलाता है। तो समास के भेद के आधार पर अगर देखें समास के कौन कौन से भेद होते हैं, इसमें सबसे पहले आता है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से समास के 6 भेद बताए गए हैं, 6 प्रकार समास के बताए गए हैं। अब इसमें सबसे पहले जो आता है इसका नाम है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो होता है वो इसमें प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है, इसीलिए इसका नाम अव्ययी भाव समास है। और दूसरा पद जो इसमें होता है वो संज्ञा होता है, यानी कि संज्ञा के किसी शब्द से अव्यय के रूप में कोई शब्द जुड़ा हुआ होता है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास कहा जाता है। अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद अव्यय होता है उसे अव्यय इसलिए बोलते हैं, या अव्यय जो शब्द होते हैं वो उनकी खास पहचान ये होती है कि उनमें लिंग वचन कारक आदि के आधार पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये अव्ययी भाव समास होता है जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है। तो उदाहरण के तौर पर हम कुछ देखते हैं, जैसे यथा संभव। तो संभव जो है वो संज्ञा है और यथा जो है वो शब्द अव्यय है। यथा में किसी भी आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यथा शब्द को यथा के रूप में ही प्रयोग किया जाएगा। या जैसे प्रतिदिन, दिन संज्ञा है और प्रति शब्द जो है वो अव्यय है, तो प्रति में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये कुछ अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला जो समास है इसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जहाँ पर शब्दों में कारक यूज़ हो रहा हो, और कारक हमें इसके लिए कारक याद होने चाहिए। हम लोग जो है वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे भो हरे। इस तरह से ये कारक होते हैं, और कारक जहाँ पर यूज़ होते हैं वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो इसकी सबसे आसान पहचान है कि जहाँ पर कारक शब्दों में जहाँ पर कारक का यूज़ हो रहा हो, प्रयोग हो रहा हो, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो कुछ उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष में माखन चोर, यानी माखन को चुराने वाला। तो कर्ता ने कर्म को आ रहा है, कर्म तत्पुरुष समास यहाँ पर हो गया। करण, करण से, तो शोकाकुल, शोक से आकुल, यहाँ पर से आ रहा है। संप्रदान के लिए, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर के लिए आ रहा है। तो तत्पुरुष समास में जब हम उसका समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह में हमें वो कारक की पहचान हो जाती है कि यहाँ पर कौन सा कारक प्रयोग में लाया गया है। अपादान में भी जैसे से होता है, तो अपादान का जो से होता है वो पृथक करने की दृष्टिकोण से होता है। तो जैसे धर्म भ्रष्ट, तो धर्म से भ्रष्ट यानी कि धर्म से अलग हुआ के सेंस में धर्म भ्रष्ट लिखा हुआ है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यानी कि यहाँ पर भी से शब्द जो है वो अलग हुआ के सेंस में आ रहा है। करण में जो से होता है वो जोड़ने के सेंस से होता है, और अपादान में जो से होता है वो अलग करने के सेंस से होता है। इसी प्रकार से संबंध तत्पुरुष में पवन पुत्र, पवन का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो यहाँ पर अगर हम समास विग्रह करते हैं तो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि यहाँ पर कारक का यूज़ हो रहा है, और जहाँ पर भी कारक का यूज़ हो रहा होगा वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है।
इसी प्रकार से अधिकरण तत्पुरुष, इसका शरणागत एक उदाहरण है, शरण में आगत या शरण में आया हुआ। तो यहाँ पर में जो है वो यूज हो रहा है गृह प्रवेश गृह में प्रवेश, यहाँ पर भी में आ रहा है, तो ये में जो है वो क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष होगा। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी हमें कारक यूज होते हुए, प्रयोग होते हुए दिखाई दे, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। और हमें इसके लिए कारक, अगर किसी को नहीं याद है कारक, तो उसे कारक याद करना पड़ेगा, और कारकों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है वो भी उन्हें समझना पड़ेगा, वरना तत्पुरुष समास नहीं समझ पाएंगे, और कारक का प्रयोग और भी कई जगह अलग अलग तरह से होता है वो भी नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद अगला जो है वो उसको कर्मधारय समास जो है हमारे सामने। तो इस कर्मधारय समास में प्रथम पद जो होता है वो विशेषण होता है, और दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा अथवा विशेष से होता है। विशेषण और विशेष से, या संज्ञा या सर्वनाम भी हो सकता है। तो हमें ध्यान देना ये है यहाँ पर कि कर्मधारय में पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है। किसी भी विशेष्य के साथ अगर हम संज्ञा या सर्वनाम के रूप में इसे ना समझे तो हम इसे विशेष से समझ सकते हैं। विशेष से उसे कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण उसे कहा जाता है जिसके बारे में जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है। तो कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया जा रहा होता है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे पीतांबर, पीला अंबर, अगर इसका समास विग्रह करते हैं तो पीला, पीत मतलब पीला, और अंबर मतलब वस्त्र, पीला वस्त्र। या चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पर कुछ समान जैसे शब्दों का यूज भी होता है, प्रयोग होता है विग्रह करने पर। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी हमें विशेषण, किसी भी शब्द के साथ विशेषण जुड़ा हुआ जो हमें दिखाई देता है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अब अगला जो हमारे सामने समास है इसका नाम है द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान होती है कि ये संख्यावाचक समास होता है। जहाँ पर हमें संख्या के रूप में कोई शब्द दिखाई दे वहाँ पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, चतुर्भुज। चौराहा जो है वो क्या होगा, चार रास्ते वाला, अर्थात यहाँ चार, चौ शब्द आ रहा है, चार से संबंधित आ रहा है। या त्रिभुज, तीन भुजाएं जहाँ पर, तो तीन शब्द आ रहा है। तो जहाँ पर भी हमें, या सप्ताह, तो यहाँ पर 7 दिन के हिसाब से आ रहा है। तो यहाँ गिनती, जहाँ पर भी हमें गिनती या संख्यावाचक हमें शब्द दिखाई दे वहाँ पर द्विगु समास होता है। इसके बाद है अगला द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान होती है, यहाँ पर दो शब्दों के बीच में और शब्द का लोप होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, भला बुरा, भला और बुरा, या भला या बुरा। तो यहाँ पर और, या और अथवा या शब्द यहाँ पर आते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। यानी कि दो, द्वंद्व का मतलब ये है कि दो आपस में समान शब्दों का जहाँ पर प्रयोग होता है या एक साथ जोड़े जाते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है। और यहाँ पर दोनों शब्दों के बीच में आपस में हमें एक डैश का निशान दिखाई देगा, तो हम इसके माध्यम से आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। इसके बाद है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जब हम किसी शब्द में कोई उसका जब इस प्रकार, किसी शब्द में हम जब प्रथम पद को या दूसरा पद भी इस प्रकार से जोड़ते हैं, आपस में जब जोड़ते हैं कि उनका अर्थ चेंज हो जाता है, उसका अर्थ कुछ और निकलता है। दो शब्दों को आपस में मिलाने पर जब उसका अर्थ भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, उन शब्दों, जो दो शब्द मिलाए गए हैं उसके अतिरिक्त कुछ अलग शब्द, नया शब्द निकल करके आता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर नीलकंठ। तो नील का अर्थ होता है नीला और कंठ का अर्थ होता है गला। तो नीलकंठ जो है वो नीलाकंठ, तो यहाँ पर इसका सेंस क्या निकल रहा है, नीलाकंठ है जिसका अर्थात शिव जी। तो यहाँ शिव जी को नीलकंठ के नाम से संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर जब एक नया शब्द या नए किसी व्यक्ति के बारे में
जब उसका अर्थ निकल करके आता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। इसी तरह से जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, तो लंबा, लंबोदर, लंबा, लंबो से, लंब से मतलब है लंबा होना, और ओदर यानी लंबोदर एक साथ जोड़े गए हैं, तो यहाँ पर उदर मतलब पेट, तो लंबा है पेट या उदर जिसका अर्थात गणेश जी। तो इस तरह से यहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है, जहाँ पर दो शब्दों के आपस में मिलने से जब उसका सेंस चेंज हो जाए, उसका अर्थ चेंज हो जाए, तो वहाँ पर वो क्या कहलाता है, वहाँ पर वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो छात्रों इस तरह से ये 6 समास जो हैं हमने आज आपको पढ़ाए हैं, और इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमसे बात करके पूछ सकते हैं। बाकी ये चैप्टर जो है ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद।